नाउ नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन नाउ नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन ही और ये आपका केस स्टडी वाला सेक्शन है। इस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। इसमें हर क्वेश्चन जो है आपका वो 4 मार्क का। और केस स्टडी वाला ये जो सेक्शन होता है आपका, इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 3। तो सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडी 1। फर्स्ट ऑफ ऑल केस स्टडी 1। अब केस स्टडी 1 का जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या है? देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा विच इन्वॉल्व द यूसेज ऑफ डिफरेंट पोजेस ऑफ योगा, योगा आसनास, मेडिटेशन एंड प्राणायाम एज शोन इन द फिगर। तो आप देखो, अगर आप फिगर में देखो तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ योगा आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो टाइप्स, ये समझ में आ गया? ये आपको फिगर दी गई है। क्या कहा गया है यहाँ पे? फिर से क्वेश्चन में देखो। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा विच इन्वॉल्व्स द, अच्छा मैंने देर को 3 पढ़ लिया। There are different types of yoga which involve the usage of different poses of yoga, asanas, meditation and pranayama। मैं भी सोचूं यार 3 तो है नहीं। As shown in the figure below। चलो जी, ये आपके अलग अलग तरह के आपको योगा बताए गए हैं, जैसे अनुसरा, कुंडलिनी, विन्यासा, विक्रम, हठ योगा, टाइप्स ऑफ योगा, मतलब ये आपको दिए गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है द वेन डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा ए बी एंड सी। अब तीन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा ए बी और सी, उसका तो वेन डायग्राम में ये आपको सारा इंफॉर्मेशन दी गई। परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ ए सोसाइटी, यानी कितने लोग हैं जो ये वाला योगा करते, कितने लोग हैं ये वाला योगा करते हैं, कितने लोग हैं जो ये वाला योगा करते हैं सी, और कितने लोग हैं जो बी और सी दोनों करते हैं। कितने लोग हैं जो, कितने ऐसे पीपल हैं जो ए और बी दोनों योगा करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फर्दर इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेंबर परफॉर्मिंग टाइप सी योगा इज 0.44। टाइप सी योगा करने वालों की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, तो ये हम लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि भैया इस योगा को करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.44। टाइप सी को करने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.44। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, पहले मैं आपको वेन डायग्राम का एनालिसिस थोड़ा सा करवा देता हूँ। ये हो गया जो लोग योगा ये करते हैं, ये जो बी करने वाले हैं, ये जो सी है, और बाकी के जो योगा है वो करने वाले कितने हैं? 0.1। पहले समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वेन डायग्राम में आ जाओ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि सी योगा करने वाले कितने लोगों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.44। तो क्या आप एग्री करते हो? इसका मतलब एक्स प्लस 0.21 शुड बी इक्वल टू 0.44। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स प्लस 0.21, 0.21 इज इक्वल टू 0.44। यस और नो? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स विल बी इक्वल टू 0.44 माइनस 0.21। तो 4 - 1 कितना होगा? 4 - 1 3। 4 - 2 कितना होगा? तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो जो एक्स की वैल्यू आई है ये हम लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इज 0.23। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी? 0.23। फिर कहा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब आपको कहा जा रहा वाई की वैल्यू फाइंड कर। अब जो बात मैंने अभी आपको बताई है उस बात को समझो। मैंने आपको ये कहा कि योगा ए करने वालों की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ए और बी करने वालों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये ओनली बी, ये हो गया बी और सी, और ये हो गया ओनली सी, और ये हो गया बाकी के योग। लेकिन इन सबको अगर जोड़ा जाए, ये एक ही इवेंट से तो रिलेटेड है, इन सबका टोटल तो 1 होना चाहिए। इन सबका टोटल कितना होना चाहिए? 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो कैन आई से दैट 0.32 प्लस 0.09 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स
और प्लस ये कितना है 0.21, प्लस में क्या हो गया 0.21। अब ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू जो है इट विल बी इक्वल टू 1, बोलो यस और नो। अब देखो एक्स की वैल्यू आपके पास है 0.11 नहीं लिखा, हाँ 0.11 भी आएगा भाई, 0.11 भी आएगा यहाँ पे आपका, प्लस 0.11 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स की वैल्यू आपको पता है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.23। कैन आई से दैट, तो वाई देखो ये हो जाएगा 0.32 प्लस 0.09 प्लस वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 0.23 प्लस 0.21 प्लस 0.11 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। तो देखो कैन आई से दैट y विल बी इक्वल टू, y विल बी इक्वल टू, पहले इसको देखो अगर आप प्लस करते हो, अगर आप इस सभी वैल्यू को ऐड करते हो 0.32 प्लस 0.09 0.23 0.21 0.11 ये आएगा 0.96, राइट। और ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.96। बोलो भाई ये बात समझ में आ गई। तो कहना है से दैट y विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.96, तो ये क्या हो जाएगा 1.00 और 0.96, तो 10 माइनस 6 4, और ये हो गया 0.04। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0.04। तो कैन आई से दैट जो पार्ट 2 है इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी y की, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0.04। तो y की जो वैल्यू है आपकी ये आ गई 0.04। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो फिगर है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलो जी, अभी तो जितना काम किया है उसके बेसिस पर ये हमारी फिगर है, क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज द, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है पार्ट थर्ड। द पार्ट थर्ड इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ c बाय p। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ c बाय p। अब देखो p ऑफ c बाय p कैसे होता है, p ऑफ c बाय p, p ऑफ c बाय p कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होगा p ऑफ c इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b। ये बात समझ में आ रही है। देखो अगर मैं p ऑफ c इंटरसेक्शन b की बात करता हूँ तो c और b का इंटरसेक्शन तो x है, और x की वैल्यू कितनी है 0.23। तो न्यूमरेटर समझ में आ गया आपको, ये क्या होगा 0.23, तो ये तो हो गया 0.23। व्हाट अबाउट पी ऑफ बी, पी ऑफ बी, पी के लिए क्या करना होगा देखो, पी ऑफ बी ये है आपका, तो पी ऑफ बी क्या होगा 0.09 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 0.04 प्लस 0.23। तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 कितना होगा 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो 0.36। बोलो भाई, तो पी ऑफ बी कितना हो गया 0.36। तो पी ऑफ बी हो जाएगा आपका 0.36। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू 23/36। हो गया ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं और वाले पार्ट। अब देखो इसका और वाला पार्ट क्या है आपका, दैट इज पार्ट थर्ड ऑप्शन बी, पार्ट बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a randomly selected person of the society does yoga of type A और B but not C। A और B करता है लेकिन C नहीं करता। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
कि जो सिलेक्टेड पर्सन है वो ए और बी योगा करता है, सी नहीं करता है। बात समझ में आ गया? तो कैन आई से दैट पार्ट थर्ड, बी पार्ट, कैन आई से दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखो ए और बी करता है लेकिन सी नहीं करता, तो ए और बी करता है तो इसका मतलब ये आएगा, ये प्रोबेबिलिटी आएगी, ये भी आएगी और ये भी आएगी। बस ये तीन ही आएगी, ए और बी बट नॉट सी, तो ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सी, यहां पर आप सी के अंदर आ गए, सी वाला पार्ट छोड़ दो। तो 0.32, 0.09 और 0.04, तो ये हो जाएगा 0.32 प्लस 0.09 और वाई की वैल्यू क्या है 0.04, 0.04, ये कितना आएगा 0.45। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का एनालिसिस होता है कंप्लीट। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 36 का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 37 is a tank as shown in the figure below, formed using a combination of a cylinder and a cone, offers better drainage as compared to a flat bottom tank। पहले फिगर को देखो, दिस इज द फिगर, ये फिगर राइट। अब क्या आप एग्री करते हो अगर आप इस फिगर को देखो कि इस फिगर में जो है ये वाला पार्ट तो सिलेंड्रिकल है, ये वाला पार्ट क्या है आपका सिलेंड्रिकल है, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये कैसा है आपका, ये कॉनिकल पार्ट। तो जाहिर सी बात है जो वाटर है आपका, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर सारा यहाँ आएगा आपका, क्योंकि ऊपर से पानी डालोगे सारा अभी यहाँ है, तो यहाँ पर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो जो ड्रेनेज होगा वो यहीं से होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अभी तक मैथमेटिकली तो इतना ही हमें बताया गया, आगे चलते हैं। आगे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, और टैप इज कनेक्टेड टू सच अ टैंक हुज कॉनिकल पार्ट इज फुल ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने कहा कॉनिकल पार्ट क्या है, फुल ऑफ वाटर है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ टैप, ये रहा आपका, ठीक है ना, वाटर यहां से निकलेगा एट द बॉटम एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेट क्यू, क्यू का मतलब डीवी बाई डी की बना है, और ड्रॉपिंग आउट का मतलब किस वॉल्यूम से वो खाली हो रहा है, ये आपको की बना। समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर आप यहाँ पे समझो तो यहाँ पर ये है आपको कि हेयर, हेयर डीवी बाई डी टी, हेयर डीवी बाई डी टी, ये किसके इक्वल है आपका -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर आपको कहा गया है, फिर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको क्या कहा गया है, द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल टैंक इज व्हाट 45 डिग्री, ऑफ द कॉनिकल टैंक इज 45 डिग्री। ठीक है जी, पहले काम करते हैं, हम एक कोन बना लेते हैं। तो दिस इज द कोन, दिस इज द, और ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, इसको ले लेते हैं। वर्टिकल हाइट होती है क्या लेते हैं एच, और सेमी वर्टिकल एंगल कितना है 45 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री है, इसको अगर आप ए लो और इसको बी, ये एग्री करते हो 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो आप कहोगे 1045 डिग्री इक्वल टू पी क्या होगा इसके अपोजिट दैट इज आर, और बेस क्या होगा एच, और 1045 क्या होता है 1, इक्वल टू क्या हो गया आर बाय एच। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे एक इक्वेशन आ गई कि आर एच के इक्वल है। एक रिजल्ट हमारे पास ये आर इक्वल टू एच है, चाहे इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन में आपको, अच्छा इसके अलावा डीवी बाई डी टी जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं।
डीवी बाई डी की वैल्यू क्या है? -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो जी। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपसे? फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस आर। ये बताओ टैंक का वॉल्यूम आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यानी कि आपको एक वैल्यू फाइंड करना। तो देखो बात कहना चाहिए दैट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कौन, एयर वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अच्छा आर और एच इक्वल है, तो ये हो गया v। तो ये हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर। एच आर के इक्वल है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा r। तो ये हो गया 1/3 पाई r क्यूब। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इन टर्म्स ऑफ आर का आ गया था ना आपसे। हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद आते हैं हम पार्ट 2 में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट व्हेन r इज इक्वल टू 2√2। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ये आपका है पार्ट, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट व्हेन r इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप देखो अभी आपने वॉल्यूम निकाला, जिसकी वैल्यू आई थी 1/3 टर्म्स ऑफ रेडियस निकाला था, तो ये आई। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर, रेट है तो विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा dv/dt 1/3 पाई r क्यूब का क्या हो जाएगा? pr स्क्वायर। और r का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? dr/dt। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको कहा जा रहा है व्हेन r इज इक्वल टू 2√2 और dv/dt की वैल्यू क्या है? -2 सेंटीमीटर क्यूब। dv/dt की वैल्यू क्या है? -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। हमें फाइंड करना है dv/dt। पहले तो नहीं, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। dv/dt की वैल्यू क्या है? -2, तो इसकी जगह लिखो -2। 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया आपका πr² dr/dt। अब अगर मैं आपसे पूछूं dr/dt की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे विच इम्प्लाइज dr/dt। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके होगा डिवाइड, तो -2/πr²। अब r की वैल्यू है 2√। नाउ dr/dt, dr/dt एट r इज इक्वल टू 2√2। तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में आएगा -2 और r² क्या होगा? 2√2 होल पावर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा? -2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। तो सीधा 8 कर दो, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया पाई। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसका मतलब -1/4 पाई। तो इस पार्ट का आंसर आ गया -1/4 पाई। अब रेडियस हो गया सेंटीमीटर और टाइम क्या हो गया? सेकेंड। ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। पार्ट 3, पार्ट ए। थर्ड पार्ट का देखो, ए पार्ट क्या है आपका? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कॉनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस आर इज इक्वल टू 2√। देखो वेट सरफेस की अगर मैं बात करूं तो पहले तो आप इतना समझो कि जो पानी है आपका वो तो भैया यही होगा।
ऐसे रहेगा ना। पानी सारा उसने कहा कि कॉनिकल टैंक में है और यहां से निकल रहा है, यहां से ऐसे निकल रहा है। अब आप ये समझो कि ये जो है, ये सरफेस जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये सरफेस क्या है? ये तो कर्व सरफेस एरिया है, यही तो वेट होगा, यही वेट होगा। तो ये जो वेट हो रहा है किस रेट पर हो रहा है, ये आपसे पूछा गया। देखो यही क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या है? अगर हम क्वेश्चन फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कॉनिकल टैंक, तो वेट सरफेस तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर है। अब आपसे बेसिकली पूछा गया कि ये जो कर्व सरफेस एरिया ये डिक्रीज होगा किस रेट पर, एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस आर इज इक्वल टू 2 रूट। अब देखो, पहले तो काम करो नाउ, कर्व सरफेस एरिया से ए इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कॉनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग, तो डीए बाय डी टी कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो डीए बाय डी टी करने से पहले एल की वैल्यू निकाल लो, पहले काम करो वो ठीक है। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, इसको ले लो आप, पहले ऊपर एक इक्वेशन वन लिया था ना आपने, इसको ले लो इक्वेशन टू। तो देखो, वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एच आर के इक्वल है, तो एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, Recording in progress. विथ इम्प्लाइज तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट टू आर स्क्वायर। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको आर की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ आर इज 2 रूट 2। तो अगर मैं यहाँ पर पुट आर इज इक्वल टू 2 रूट, पुट आर इज इक्वल टू 2 रूट 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल? देखो, टू का स्क्वायर रखोगे तो 4, रूट टू का स्क्वायर रखोगे 2, तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो कहना से दैट 4 आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। अब ये जो एल की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन टू में पुट कर रहे हैं। ये जो आपकी एल की वैल्यू आई है इसको मैं ये जो इक्वेशन टू है इसमें पुट कर, तो पुट एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 4 इन इक्वेशन टू। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर, और एल की जगह क्या होगा? 4। तो कहने से दैट 4 पाई आर हो गया, यस और नो? तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा? डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या थी? -1/4 पाई आया था आई थिंक, ये रहा। डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू आई थी हमारी, वो आई थी -1/4 पाई। उठा के यहाँ पुट कर दो, तो इट विल बी इक्वल टू -1/4 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो -1/-पाई/4। एक मिनट, जरूर से ज्यादा ही काट दीजिए। पाई से 4 काट दिया। जब बड़ी चीजें कैंसिल होती दिखाई देती है ना, बड़ी जल्दी लगी होती है। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बेसिकली क्या आ गया? -1, -1 और एरिया है, तो एरिया क्या करोगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हो गया क्लियर? चलो जी, ये भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी, डिक्रीज हो रहा है ना भाई, तो माइनस तभी अपने आप ही माइनस आ जाएगा। डिक्रीज कह रहे हैं या वो चीज डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव अपने आप ही आ जाएगा, उसमें जबरदस्ती आपको नहीं सोचना, वैल्यू बस राइट पुट करो। ठीक है, चलो अब क्या बचा है इसमें? अब इसका और वाला पार्ट। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आता है, इसका जो ये और वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या कहा जा रहा है?
चलो भैया अब इसको ले, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको कहा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एच एट एन इंस्टेंट व्हेन स्लांट हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखो, फर्स्टली हमने ये निकाला था, एग्री करते हो? एंड फ्रॉम वन, अगर मैं आपको बोलूं फ्रॉम वन, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन वन, आर इज इक्वल टू क्या था, एच, क्योंकि अब यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू 1/3 पाई h क्यूब। नाउ डिफ्रेंशिएट करो, dv/dt इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई h क्यूब, क्या हो जाएगा, 3h², और h विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dh/dt। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो ये dh/dt की निकालनी है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप ये देखो, L इज इक्वल टू क्या होगा, √r² प्लस h²। अब क्वेश्चन में देखो ये भी कहा गया आपको, व्हेन स्लांट हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट की वैल्यू तो गिवन है, तो ये हो गया 4, और h इज इक्वल टू r है, तो मैं इसको लिखूं 2r², ये क्या हो जाएगा, 2r²। ये एग्री करते हो? तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 × r। अब r की वैल्यू आपको पता है, 2√2। r की वैल्यू क्या है, 2√2। पुट r इज इक्वल टू 2√2। बात समझ आ रही है? और नहीं लिखना है वैसे, ये तो पता है r इक्वल टू एच है, क्योंकि आप कहोगे सर इस पार्ट में तो गिवन नहीं है, तो छोड़ दो, r की जगह एच तो लिख ही सकता हूँ, पहले तो उसको r ही रहने दो, एज r इक्वल टू एच, तो क्या हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 × h। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू 4/√, तो ये हो जाएगा √2/, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू आ गई आपकी 4√2/2, तो ये हो गया 2। तो h की वैल्यू क्या आ गई, बिकॉज r आपका h के इक्वल है, तो देखो ये भी 2√2 ही आया है। बात समझ में आ गई? अब h की वैल्यू क्या आ गई, 2√, ठीक है। अब ये जो आपका इक्वेशन है, यहाँ पे h की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2√, तो आपने लिखा पुट h इज इक्वल टू 2√2। तो ये जो dv/dt है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई h², h² की जगह क्या आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, ये हो गया 2√2 का स्क्वायर, और ये हो गया dh/dt। और dv/dt आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, -2। dv/dt की वैल्यू कितनी है, -2। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -2, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पाई 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, और इंटू में क्या हो गया, dh/dt। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब 2 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, तो -1 है, और ये 4 × पाई लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो डिवाइड होगा, तो -1/4 पाई, यही आपका आंसर है। मैं कर सकता हूँ, पर जो इक्वेशन लेके चल रहा है इसी को कंटिन्यू करो, ज्यादा बेटर। करने को कर सकते हो, गलत नहीं। बात समझ में आ गई? हो गया आई थिंक ये क्वेश्चन। The last question of this section, but not least, question is question number 38, and this is the third case study. देखो क्वेश्चन क्या है, the equation of the path traced by a roller coaster is given by, देखो आपको इक्वेशन गिवन है fx इक्वल टू a, ये आपको इक्वेशन गिवन है, तो जो इक्वेशन है इसको हम लिख लेते हैं। इक्वेशन जो गिवन है आपको वो क्या है, that fx is equal to a within bracket x plus 9 within bracket x plus 1
और विद इन ब्रैकेट x माइनस 3, विद इन ब्रैकेट x माइनस 3, ये आपको गिवन इक्वेशन। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ द पार्ट ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल इफ द रोलर कोस्टर क्रॉसेस y एक्सिस एट अ पॉइंट। अब ये रोलर कोस्टर तो ये देखो, ये y एक्सिस है ना, अगर आप देखो तो ये आपका y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, ये इसको क्रॉस कर रहा है। और जिस पॉइंट पर ये क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट क्या है आपका 0, तो इतना तो क्लियर है कि रोलर कोस्टर जो इसको क्रॉस कर रहा है वो किस पॉइंट पर कर रहा है, 0, -1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पॉइंट है आपका वो है 0, इस पर वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन। सबसे पहले कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, ये पॉइंट्स पुट कर दो। अब इसके हिसाब से देखो, एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो जहां एक्स है वहां 0, और वाई की जो वैल्यू है आपकी वो है -1। वाई का मतलब हो गया एफ एक्स, तो इसका मतलब एफ एक्स की जगह तो आप लिखोगे -1, और जहां एक्स है वहां 0, तो ये हो जाएगा 0 + 9 9, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, और 0 - 3 क्या होगा -3। तो -1 देखो, माइनस है तो माइनस कैंसिल, तो 1 = हो गया 27a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/27, तो ये आपका हो गया a। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप पार्ट 2। पार्ट 2 है आपका फाइंड f डबल डैश x एट x = 1, फाइंड f डबल डैश x एट x = 1। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, पहले तो इसको थोड़ा हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। देखो ये आपका एफ एक्स है, राइट। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स विल बी इक्वल टू ए, पहले इसको एज इट इज लिखो, फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज लिखो x + 9। अब देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो x इंटू एक्स क्या होगा x², तो आपने लिखा x²। फिर उसके बाद अगर आप x, जब आप x को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -3x, तो आपने लिखा -3x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन देखो 1 को करूंगा तो x-3 ही आएगा, 1 को अगर इस पूरे ब्रैकेट से करूंगा तो x-3 आएगा। तो उसके बाद आगे आपने लिखा +x-3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, ए तो आपका एज इट इज हो जाएगा। अब एक्स को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, सबके साथ एक्स लगाते हैं, देखो ये x² होगा, x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा x। देखो -3x + 2x हो जाएगा -2x, और -2x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2x², और x को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3x। अब देखो 9 को आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x², 9 को -2x से मल्टीप्लाई करोगे -18x, 9 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -27। ये क्लियर हो गया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो, ए विद इन ब्रैकेट, ये हो गया x³ 9x² -2x², 7x² -18x -3x -21x, और ये हो गया -27। ये क्या हो गया -27। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, ये हो गया x³, आई थिंक ये हो ही गया क्योंकि सारे लाइक टर्म्स तो आपने सॉल्व कर दी। अब एफ डैश एक्स निकालो, हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना है, पहले एफ डैश एक्स। ए आपका एज इट इज हो जाएगा, x³ का डेरिवेटिव 3x², 7x² का 14x -21x का, और ये तो कांस्टेंट है तो 0। अब
अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा ए 3x स्क्वायर का 14x का 3x स्क्वायर का 6x हो, 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x और प्लस 14। अब उसको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है तो उसको हटा ही देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूंगा जीरो ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको फाइंड क्या करना था इस पर, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि एक्स की जगह 1, एट एक्स इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश 1 इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट 6 इंटू 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 14, तो 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20 ए, और ए की वैल्यू कितनी आई थी 1/27, तो आपका आंसर क्या आ गया 20 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आपका ये सैंपल पेपर होता है कंप्लीट, इसी के साथ ये सेक्शन ई भी कंप्लीट, सेक्शन ई के साथ ये सैंपल पेपर का एनालिसिस भी होता है कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।